तो जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी की 5 नंबर वाले प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, वो भी आपको आंसर सही बताएंगे। बिल्कुल आपने सही सुना। चैप्टर 1 से लेकर, मैंने कहा बोला चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक, मतलब लेसन 1 यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब 5 नंबर वाले आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वो भी आंसर सहित। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना। देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ जानकारी काफ़ी अच्छी देने वाली है, क्योंकि आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बताऊंगा। जितने भी बताऊंगा सब दीर्घ उत्तरीय, मतलब 5 नंबर वाले। बिल्कुल सही सुना दोस्तों। चलिए बात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? असंगजनन क्या लिखा है? असंगजनन क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। असंगजनन क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। आप स्वयं समझ सकते हैं 2023 और 24 2 सालों में पूछा गया है। अगले साल रिसेंटली अगले साल ही आया था। आंसर काफ़ी लंबा है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि ये 5 नंबर में आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यही तो क्वेश्चन, यही तो वीडियो को बोलते हैं महासंग्राम। मतलब पूरी वीडियो आज की आप खतरनाक होने वाली है भैया। आराम से देखो, आराम से नोट करो। अगर आप चाहते हो कि हमारा 95 या नहीं तो 90 अगर आए, तो इस वीडियो को अगर आप क्लिक करा है तो पूरा देख लेना, गारंटेड है आपका आ जाएगा। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम वीडियो को बढ़ाते हैं। आंसर क्या लिखा है कि पौधे में जब लैंगिक जनन या युग्मन संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को असंगजनन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर कलर नामक वैज्ञानिक, एक कोई वैज्ञानिक थे, इसका नाम था विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है? कायिक जनन, है ना। कायिक जनन में आपको हेडिंग डालना है, उसके अंदर क्या लिखना है कि इस प्रकार के जनन में किसी कालिका से जो तना या पत्ती उत्पन्न होती हैं उससे नए पौधों का निर्माण होता है। इस क्रिया के बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे गन्ना हो जाएगा, आलू हो जाएगा आदि। फिर से देख लो, पहला जनन क्या है? कायिक जनन। इसमें क्या लिखना है कि इस प्रकार के जनन में किसी कालिका से जो तना या पत्ती उत्पन्न होती है उससे नए पौधे का निर्माण होता है। इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है, उससे हम कायिक जनन कहते हैं। जैसे की बात की जाए तो गन्ना हो जाएगा, आलू हो जाएगा आदि। इसके बाद आपको डालना होगा दूसरा नंबर क्या है? अनिकेश बीजिता, ठीक, अनिकेश बीजिता। उसमें क्या लिखना है कि इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ये रहा मेरे भाई पहला क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है मेरे भाई। मैंने आपको सही बताया, ये 5 नंबर का आता है। देखिए वीडियो भी लंबी होगी, हाँ माना कि वीडियो लंबी है, लेकिन जानकारी बहुत कुछ सिखाने वाली है। मैं आज आपको सच्चाई बताने वाला हूँ मेरे भाई। इस वीडियो जो आप देख रहे हो ना, इस वीडियो को यार बनाने में ना कम से कम मान चलिए 1 दिन लग गया है। लिखने में तो मेरे भाई 4 से 5 घंटा गया है। तो छोटा सा गुरु दक्षिणा चाहता हूँ, केवल आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लाइक पहुँचा देना। या तो मेरे भाई 1000 या नहीं तो कम से कम 1000 लाइक तो पहुँचाना ही है। वीडियो यार शेयर जरूर कर देना पास, कोई मित्र पास। चलिए अब बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन, वो भी 5 नंबर का है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि परागण किसे कहते हैं? इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बोला, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मैं बार बार बोलता हूँ इसलिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है, लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या लिखा है कि परागण किसे कहते हैं? इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। आंसर की बात की जाए तो क्या लिखा है? पराग कोश में बने पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकार्ग तथा पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। परागण के बाद पुंकेसर, क्या लिखा है? पुंकेसर और दल गिर जाते हैं। बाह्य दल या तो गिर जाता है ना, या फल में लिप्त हो जाती है। मतलब बाह्य दल जो होता है या तो गिर जाता है या तो फल में लिप्त हो जाती है, ठीक, गायब हो जाती हैं। परागकण 2 प्रकार का होता है। परागण जो होता है, परागण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होते हैं चलिए उसको देख लेते हैं। पहला परागण कौन है लिखा है? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वपरागण। क्या लिखा है? स्वपरागण। जब किसी एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वार्तिकार्ग अथवा उसी पौधों के किसी दूसरे पुष्प के वार्तिकार्ग पर पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागकण कहते हैं। फिर आपको हेडिंग डालना होगा कि परपरागण,
ठीक। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि जब किसी एक पुष्प के परागण का, मैंने क्या बोला, आपको हेडिंग फिर से डालना है कि पर परागण। इसमें क्या लिखना है कि जब किसी एक पुष्प के पराग का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वार्तिकार्ग पर पहुँचते हैं या पहुँचता है, ठीक, तो इस घटना को पर परागण कहते हैं। पर परागण के लिए पुष्प को माध्यमों की पर निर्भर रहना पड़ता है, माध्यमों पर निर्भर रहना पड़ता है पुष्प को। तो पर परागण किसे कहते हैं पूरा समझा दिया। इस कितने प्रकार कहते हैं, 2 प्रकार के। पहला कहता है स्वपरागण, फिर होता है पर परागण, ठीक। तो बस इससे और ज़्यादा और क्या ही बता सकते हैं। दूसरा नंबर कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन। मैं आज आपको पहले एक चीज़ बता दूं, देखिए यार ये वीडियो जो देख रहे हो ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, है ना, क्योंकि जानकारी देने से जानकारी आपको भी मिलती रहेगी, क्योंकि तुम उसको दोगे तुमको देंगे। समझदार लिए समझ सारा काफ़ी है मेरे भाई। अगर ये वीडियो पसंद आ रही ना तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, क्योंकि यार बहुत मेहनत पड़ती है, तुम आप समझ नहीं सकते हो, ठीक। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा। तीसरा नंबर क्या है, शुक्राणु जनन क्या है। शुक्राणु जनन के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप देख सकते हैं 2019, 2023, 2024 लगातार कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन विभिन्न अवस्थाओं को वर्णन कीजिए। इसकी आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा कि वृषण में शुक्राणु जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्राजनन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मेरे भाई। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन जरूर तय करना। यही नहीं, मैं जितना आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ना, ये 1 शॉट की तरह वीडियो है, आपको सब तय करना है। ये सब एक सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तर प्रश्न, ठीक। चलिए अब शुक्राणु जनन कितने प्रकार के होते हैं, इसके आपको नंबर क्या डालना है कि गुणन अवस्था में क्या लिखना है कि इस अवस्था में जनन कोशिकाओं, मैंने क्या बोला कि इस अवस्था में जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये द्विगुणित होती हैं, ठीक। तो गुणन अवस्था में आपको इतना लिखना है। चलिए अब आपको हेडिंग डालना है कि वृद्धि अवस्था। जैसे एक बार फिर दूसरी हेडिंग क्या डालना है कि वृद्धि अवस्था। अब उसमें क्या लिखना है, आपको उसमें लिखना है कि इस अवस्था में शुक्राणु जनन, ठीक, कोशिकाएं पोषक पदार्थ का संचय करके आकार में बड़ी हो जाती हैं तथा प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। मैंने क्या बोला, इस अवस्था में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थ का संचय करके आकार में बड़ी हो जाती हैं तथा प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। इसे हम वृद्धि अवस्था कहते हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, डालना हेडिंग क्या है, परिपक्व अवस्था। तो आपको हेडिंग डालना क्या है, परिपक्व अवस्था। इसमें क्या लिखना है, इस अवस्था में प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा इनकी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पूर्व शुक्राणु कोशिका बनती है। बाद में इन्हीं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मैंने क्या बोला, आपको हेडिंग क्या देना है कि परिपक्व अवस्था। इसमें क्या लिखना है कि इस अवस्था में प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा इनके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पूर्व शुक्राणु कोशिका बनती है। बाद में इन्हीं के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। इसे हम परिपक्व अवस्था कहते हैं। मेरे भाई बस इतना ही लिखना है आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसको आप तैयार करना है। गारंटेड क्वेश्चन है, कहो लिख दें पन्ना में आपकी गारंटी कि ये क्वेश्चन आएगा। समझदार के लिए सारा काफ़ी है। तीसरा नंबर भी कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पर, और भी आपके कमेंट करो सार, तो करना कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर देना है और बाकी प्यारा सा कमेंट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। चौथा नंबर क्वेश्चन लिख रहा है परख नली शिशु पर टिप्पणी लिखिए। परख नली शिशु पर टिप्पणी लिखिए। आप समझदार हो तो देख लोगे मेरे भाई, 2018 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 21 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ना। इसकी आंसर की बात की जाए तो देखो आंसर लंबा होगा, क्योंकि 5 नंबर में आता है, दीर्घ उत्तर प्रश्न है, तो गारंटेड क्वेश्चन तो है, ये तो लिख के ले लो आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परख नली शिशु IVF तकनीक, ठीक, ऐसे दंपतियों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं। मैंने क्या बोला कि परख नली शिशु IVF तकनीकी, है ना, ऐसे दंपतियों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है। ठीक,
शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है। इस तकनीक में सहायक जनन, मैंने कहा इस तकनीक में सहायक जनन, ठीक, प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणुओं को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर के आंतरिक तापमान, मैंने क्या बोला, मादा के शरीर के बाहर आंतरिक तापमान जितने तापमान पर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से परखनली में निषेचित कराया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को अतः पात्र निषेचन भी कहते हैं। इसके बाद तैयार भ्रूण को महिला के अतः गर्भाशय में स्थापित कर देता है। इस प्रकार से प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु कहते हैं। इम्पोर्टेंट के अंदर क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी चौथा नंबर पे आपको तैयार कर लेना है। ठीक, चलिए बात करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, 5वां में लिखा है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम तथा वर्णन कीजिए। गारंटेड क्वेश्चन है, गारंटेड मतलब 100% का हो, लिख के ले लो, लिख के। ये क्वेश्चन गारंटी है इस बार आने वाला है। 5 नंबर का है, क्या लिखा है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम तथा वर्णन कीजिए। बहुत सटीक आंसर क्या है कि इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, ताकि इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के संतान में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। देखिए फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए क्या है, एक शुद्ध लंबा है, शुद्ध बौना है, यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है। ठीक, बीच में क्या है, एक्स, तथा संकरण कराया जाता है। इधर प्रभावी और अप्रभावी का संकरण कराते हैं तो संकरण लंबे F1 पीढ़ी का एक बौना तैयार होता है। एक बार फिर से देख लो कि इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के संतान में जो लक्षण दिखाई देता है उसके प्रभावी लक्षण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे देखिए जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रभावी, जो चीज़ नहीं दिखाई पड़ता है उसे बोलते हैं अप्रभावी। तो वही लिखा है कि F1 पीढ़ी के संतान में जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो लक्षण नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम जो है ये गारंटेड क्वेश्चन है, कई सालों से पूछा गया है। समझदार हो तो समझ गए होंगे, ये भी आपको तैयार कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है यार, क्यों आप परेशान हो, अभी पूरा देखो तो। हाँ, ये बात है कि अगर चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे तो अगर आप सब्सक्राइब वगैरह कर लेते हो तो ये आपके लिए काफ़ी फायदा होगा। ठीक, चलिए बात करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन लिखा है। 6वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मेंडल के पृथक्करण उदाहरण देखते हुए समझाइए। मतलब कि मेंडल के पृथक्करण नियम को उदाहरण देकर समझाइए। 6वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक, इसके आंसर की बात की जाए तो क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार किसी जीन युग्मक, मैंने क्या लिखा, इस नियम के अनुसार किसी जीन युग्मक के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्मक का एक जीन पहुँचता है। मैंने क्या बोला कि इस नियम के अनुसार किसी जीन युग्म के, मैंने क्या बोला कि इस नियम के अनुसार किसी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्म का एक जीन पहुंचता है, अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, है ना। तो आपको इतना करना है, यानी कि इसे शुद्धता का नियम कहते हैं या फिर इसे हम मेंडल के पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का मतलब होता है शुद्धता, अलग अलग करना। ठीक, पृथक्करण करना। तो 6वां नंबर में भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे, मेंडल है जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जरूर पूछाते हैं यार। समझदार हो तो समझ जाओ मेरे भाई, अभी भी टाइम है अच्छा खासा। 5 नंबर का है, अब तुम मजाक लोगे चला जाएगा से।
चलिए बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। अब तक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखा है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। जो मानव के शरीर में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो के अंतर्गत। 2014 में आया है, 2016 में आया है, 20 में आया है, 21 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है। कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर बहुत सटीक है, सटीक नहीं, सॉरी आंसर सटीक नहीं, काफ़ी लंबा है क्योंकि ये 5 नंबर का आता है। लेकिन डरो मत, समझ में आ जाएगा अच्छे से, बहुत तरीके से लिखा हूँ ना। चलिए क्या लिखा है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो क्या बोलोगे 46। क्या लिखा है मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब 46 गुणसूत्र तो हैं, लेकिन उसमें भी 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। जैसे कि पहले गुणसूत्र क्या है, दैहिक या कायिक। दूसरा क्या है गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र। चलिए मेरे भाई, अब पहला देखते हैं क्या लिखा है कि 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में समान होते हैं। इन्हें कायिक गुणसूत्र तथा कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो मादा में XX तथा पुरुष में XY होते हैं। मादा में जो होता है XX होता है और पुरुष में क्या होता है XY होता है ना। नहीं समझे, फिर देखो 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में समान होते हैं, है ना। इन्हें कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो मादा में XX तथा पुरुष में XY होता है। ठीक, फिर इसके बाद क्या लिखना है कि युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें स्त्री में बने हर युग्मक 22 मतलब 22 + X गुणसूत्र तथा पुरुष में 2 प्रकार के युग्मक 22 + X तथा 22 + Y गुणसूत्र वाले होते हैं। निषेचन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु जब अंड से मिलता है तो युग्मनज 44 + XX तथा 44 + XY का निर्माण होता है। इस प्रकार लिंग का निर्धारण शुक्राणु से होता है। मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाइए आप। तो दोस्तों 7वां नंबर कंप्लीट। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक, तो ये कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार भी आने के चांसेस 90% से ज़्यादा है। गारंटेड क्वेश्चन ही ये सब आएंगे। तो करना क्या है, इनको भी तैयार कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि 5 नंबर या 8 नंबर मेरा पक्का हो तो चलिए समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा है। 8वां में लिखा है कार के आधार पर RNA कितने प्रकार के होते हैं। मैंने क्या बोला, कार के आधार पर RNA कितने प्रकार का होता है, इसे वर्णन कीजिए। 2014 में आया है, 15 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है। लगातार पूछा गया क्वेश्चन है कि कार के आधार पर RNA कितने प्रकार के होते हैं, कार के आधार पर। ठीक, तो इसके आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या लिखा है कि यह अधिक अणुभार वाली एक पॉलीन्यूक्लियोटाइडों, क्या लिखा है आप फिर से अच्छे से देख लीजिए क्या लिखा है। इसका नाम क्या है मेरे भाई कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अच्छे से पढ़ना है ना, क्योंकि ये बायोलॉजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पढ़ने में थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन उससे डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छे से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। से मिलकर बना होता है। इसकी संरचना DNA से भिन्न होती है। DNA से क्या होती है, भिन्न होती है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा के स्थान पर राइबोस शर्करा होती है तथा थायमिन क्षार के स्थान पर यूरेसिल क्षार होता है। थायमिन क्षार के स्थान पर यूरेसिल क्षार होता है। अब फिर क्या लिखना है, इसके बाद आपको क्या लिखना है कि कार के आधार पर, मैंने क्या बोला, कार के आधार पर RNA 3 प्रकार का होता है। ठीक, क्या लिखना है मेरे भाई, कार के आधार पर, अगर कार के आधार पर चलोगे तो कार के आधार पर RNA 3 प्रकार का होता है। पहला का जगह स्मॉल r, फिर कैपिटल RNA, राइबोसोमल RNA, यानी कि पहला का इसमें आंसर क्या लिखना है कि ये RNA के संरचनात्मक अणु होते हैं। यह कुल RNA का 80% भाग होता है। यह केंद्रक में DNA से उत्पन्न होता है। यह राइबोसोम की रचना में भाग लेता है। प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होती है। ये पहला नंबर बता दिया। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा नंबर क्या।
ठीक, फिर इसका दूसरा नंबर क्या लिखा है कि स्मॉल टी, फिर क्या लिखा है RNA, यानी कि स्थानांतरण RNA। ठीक, स्थानांतरण RNA में आपको क्या लिखना है कि यह कोशिका की कुल RNA, मैंने क्या बोला कि यह कोशिका की कुल RNA का 15 से 18% भाग होता है। यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के एमिनो, मैंने क्या बोला, ये विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल के अणुओं को पकड़कर राइबोसोम पर लाते हैं। जैसे कि मैंने इसका क्या बोला, कार्य के आधार पर RNA 3 प्रकार का होता है। पहला बता दिया, मतलब RNA बता दिया, tRNA बता दिया। अब तीसरा नंबर क्या है कि mRNA, यानी कि इसे बोलते हैं संदेशवाहक RNA। नंबर क्या लिखा है कि स्मॉल m यानी RNA, संदेशवाहक RNA। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह कुल RNA का उस 3 से 5%, ये क्या लिखा है, ये 3 लिखा है, ठीक ध्यान देखो, ये 3 से 5% भाग होता है। इसका निर्माण कोशिका के DNA सांचे पर होता है। यह केंद्रक से आदेश लेकर के राइबोसोम पर प्रोटीन बनता है। बस इतना ही करना है यार। तो कार्य के आधार पर RNA कितने प्रकार का होता है, तो मैंने आज आपको कंप्लीट बता दिया। 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आप इतना तैयार करके जाते हो ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अथवा करके आता हो सकता है 8 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए अब भाई 90 टारगेट है, 95 टारगेट, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। धीरे प्रश्न है ना। 8 नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 9 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि लेमार्कवाद को समझाइए। ये 2018 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 22 2023 में आया हो क्वेश्चन है। दीर्घ प्रश्न है, 5 नंबर का आता है। देखिए मैं आज आपको एक चीज़ और बताता हूँ। कल कैसी वीडियो चाहिए, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल या फिर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल या फिर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट परिभाषा या फिजिक्स के इंपॉर्टेंट परिभाषा, कौन चीज़ कैसी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करो। और कैसी वीडियो लग रही है, अच्छा या ख़राब, ये कमेंट कर दिया करो। तो मेरा कहना समझ गए ना यार, तो क्योंकि यार बहुत मेहनत पड़ती है मेरे भाई, आप समझ सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या लिखा है कि लेमार्कवाद को समझाइए। तो इस आंसर क्या लिखना है कि लेमार्कवाद में 2 सिद्धांतों का समावेश किया गया है। लेमार्कवाद में 2 सिद्धांतों का समावेश किया गया है। पहला सिद्धांत क्या है कि अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। अंगों का उपयोग, अंग मतलब जो शरीर में जितने भी आपके अंग हैं, जैसे कि पैर हो गया, उंगली हो गया, शरीर जितने भी हैं, है ना, जितने भी आपके अंदर शरीर हैं, उसका उपयोग या फिर अनुप्रयोग, सब चीज़ बताया गया है। तो आपको लिखना क्या है, लेमार्क के अनुसार कोई भी जीव जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है, मैंने क्या बोला कि लेमार्क के अनुसार कोई भी जीव जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है उस अंग का अधिक विकास और वृद्धि होती है। अब समझो, लेमार्क के अनुसार कोई भी जीव जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है, कोई भी शरीर के अंग है, अगर अधिक क्षमता के साथ उपयोग करोगे तो उस अंग का अधिक विकास मतलब वो बढ़ेगा तेज़ी से, वही बोला गया, अधिक विकास और वृद्धि होती है। तथा जिस अंग का उपयोग नहीं होता है वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है ना। धीरे धीरे क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। जिस अंग का अगर आप प्रयोग नहीं करते हो तो गारंटेड है वो धीरे धीरे आपका विलुप्त हो जाएगा। तो ध्यान रहे, हर एक चीज़ को आपको एक्सरसाइज करना ही ज़रूरी होता है। ठीक, बस ये सारा कारण होता है। जैसे हाथों का एक्सरसाइज करने से अच्छा होता है, पैरों का करो, है ना, कसरत करो, ये सब जरूरी चीज़ होती है, फुर्ती बनी रहेगी। फिर क्या करना है, दूसरा नंबर क्या है कि उपार्जित लक्षणों की वसांगत दूसरा है। इसमें क्या लिखना है कि लेमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित करता है। यही उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में पहुंच जाते हैं तथा धीरे धीरे एक नई जाति बन जाती है। तो मैंने जैसे दोस्तों आपको 9 नंबर क्वेश्चन बता दिया, ये इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर, जैसा कि चलिए उसको देख लेते हैं। हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है। 10वां नंबर लिखा है कि मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर आप इसमें मान लीजिए तो अगर आपको नहीं आता, अगर आप परिभाषा देते हो तो 5 नंबर का है, तो कम से कम 3 नंबर तो आपको दे दिया जाएगा क्योंकि उसका परिभाषा की वजह से। बाकी 2 नंबर या 3 नंबर आपका चित्र काटा जाएगा। बाकी 2 या 3 नंबर आपको, कम से कम 3 नंबर तो आपका दे ही दे जाएगा क्योंकि आपने परिभाषा लिखा है, दीर्घ प्रश्न है ना। तो ध्यान रहे, अगर आप चित्र बनाते हो तो 5 के 5 नंबर मिलेगा। तो गारंटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई सालों से पूछा गया है। इसका नाम क्या है कि मिलर के प्रयोगों का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके आंसर की बात की जाए तो आंसर काफ़ी लंबा भी है, लेकिन बट उतना लंबा नहीं है, बहुत आसान कर दिया हूँ। ठीक, क्या लिखा है, स्टेनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में, माने कि बोला कि स्टेनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रयोग किया।
ठीक। उनके जीवन के है ना, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने प्राचीन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों, जो प्राचीन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की है ना परिस्थितियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। मतलब कोई प्रयोगशाला बनाए थे, प्रयोगशाला में उनको उत्पन्न किया। मिलन ने एक बड़े क्लास में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन, ठीक, गैस को 2:1:2 के अनुपात में लिया। गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया गया। भाई टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया गया। फिर क्या लिखा है कि दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जलवाष्प बनाई, जिसे में जल को उबालकर जलवाष्प बनाई, मतलब वह जलवाष्प बनाया उन्होंने, जिसे एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े ग्लास में प्रभावित किया। फिर क्या लिखा है कि इसके बाद दोनों मिलने से बने मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया। कंडेंसर द्वारा आपको ठंडा किया। ठंडे मिश्रण को यू आकार की नली में एकत्रित किया गया। जो गंदे लाल रंग का द्रव था उसे हम मिलर के प्रयोग कहते हैं। ऐसा समझते हैं, मिलर का प्रयोग कहते हैं, या इसे हम मिलर का प्रयोग करते हैं। बस अगर देखिए किताब में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर तीन लाइन और लिखा है, लेकिन बट उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। मुझे इतना ही आपको लिखना है मिलर का प्रयोग। और ये भी लिख के दे दूँ कि ये जो मैं आज आपको 10 क्वेश्चन बताया है, इनमें से कम 5 या 6 क्वेश्चन बायोलॉजी के जरूर पूछाएगा, जिससे कि आपका हो जाएगा मेंडल के वाला, आरएनए वाला हो जाएगा, ये जो मिलर के प्रयोग वाला हो जाएगा, या फिर पहले नंबर क्वेश्चन असंजनन। ये सब गारंटेड क्वेश्चन है, ये सब कई सालों से रिकॉर्ड तोड़ वाले हैं, ठीक। तो समझदार के लिए सारा काफ़ी है। बाकी आप समझ गए हैं काफ़ी अच्छे से। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। कल कैसी वीडियो चाहिए, कौन से विषय पर वीडियो चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।